अगला टॉपिक है आर्थिक परिदृश्य। तो अभी तक हम लोगों ने टॉपिक वाइज कवर कर लिया है पूरा करंट अफेयर्स, इसके बाद राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और अब जो है ये आर्थिक परिदृश्य है अगला टॉपिक। 7 दिसंबर 2022 को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य। तो मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। तो जारी जो मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 है, इसके अनुसार रेपो दर में कितने अंकों की वृद्धि की गई है? तो 35 आधार अंकों की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही चलनिधि समायोजन सुविधा, जो आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट होता है, इसके अंतर्गत नीतिगत रेपो दर 5.90 से बढ़कर 6.25% हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अस्थायी जमा सुविधा दर दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यहाँ पर देखेंगे तो 6.50% है, स्थायी जमा सुविधा दर 6% है, बैंक रेट जो है 6.5% है। अन्य प्रमुख दरें देखेंगे तो अस्थायी रिजर्व रेपो दर है, तो रेपो दर 3.35, CRR का रिजर्व रेशियो 4.5 है। SLR देखेंगे तो स्टेचरी जो लिक्विडिटी रेशियो है यहाँ पर आप देखेंगे रेट यह आपका 18% का है। चालू वित्त वर्ष यानी 2022-23 के लिए जीडीपी वृद्धि दर जो अनुमान है आरबीआई की अकॉर्डिंग ये 6.8% का है। अगला है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कब रिटेल डिजिटल रुपया के पहले प्रायोगिक परिचालन शुरू करने की घोषणा की है? तो 1 दिसंबर 2022 को। ये डिजिटल रुपया एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा जिसे वैध मुद्रा की मान्यता प्राप्त होगी। इसे उसी मूल्य वर्ग में जारी किया जाएगा जिसमें वर्तमान में कागजी मुद्रा और सिक्के जारी किए जाते हैं। इस प्रायोगिक परिचालन की शुरुआत में 4 शहरों दैट इज मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर को शामिल किया गया और बाद में इसे अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला तक बढ़ाया जाएगा। नवंबर 2022 में किस बैंक ने देश का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह IDFC फर्स्ट बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक। अगला प्रश्न है कि 18 से 21 नवंबर 2022 के मध्य 21वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। यह कार्यक्रम भारत में पहली बार आयोजित हुआ जिसकी थीम थी बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। इसका आयोजन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि 10 नवंबर 2022 को इंडिया US CEO फोरम कहाँ पर आयोजित हुआ है? यह वर्चुअली आयोजित हुआ है और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रायमांडो ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। हाल ही में पहला वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट 2022 कब आयोजित हुआ है? तो यह 15 नवंबर 2022 को। इसका उद्देश्य कौशल आवश्यकताओं और भारत में कौशल उपलब्धता पर सूचनाओं के लिए एक मजबूत तंत्र को संस्थागत बनाना है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया गया था। नवंबर 2022 में वाशिंगटन DC स्थित पार्टुलान्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडीनेस सूचकांक, कौन सा नेटवर्क रेडीनेस सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 61वां स्थान प्राप्त हुआ है कुल 131 देशों में। सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 है, दूसरे पर सिंगापुर है, तीसरे पर स्वीडन है और भारत का नंबर कौन सा है? 61वां नंबर है। अगला प्रश्न है कि 21 नवंबर 2022 को किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता ग्रहण की है? यह अपना प्यारा भारत है। GPAI क्या है? यह एक मानव केंद्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का समर्थन करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। कब लॉन्च हुआ है? तो वर्ष 2020 में इस समूह के कुल 25 देश जो है शामिल हुए तब लॉन्च हुआ। भारत वर्ष
2020 में एक संस्थापक सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में एडलग्यू फाउंडेशन एवं हुरन रिचलिस्ट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एडलग्यू हिरन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट के देश के 100 सबसे अमीर दानदाताओं की सूची में किसी शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो HCL के संस्थापक शिव नाडार एवं परिवार को। 27 अक्टूबर 2022 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी बागबानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान 2021-22 के अनुसार कुल बागबानी उत्पादन कितने मिलियन टन अनुमानित है? तो 342.33 मिलियन टन होगा। कुल बागबानी क्षेत्रफल देखेंगे तो फलों का उत्पादन 107.24 मिलियन टन है। इसमें सब्जियों का उत्पादन 204.84 मिलियन टन, टमाटर का उत्पादन 20.33 मिलियन टन है, प्याज का उत्पादन 31.27 मिलियन टन, आलू का उत्पादन 53.39 मिलियन टन है और कुल बागबानी क्षेत्रफल कितना 28.8 मिलियन हेक्टेयर। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में फोर्ब्स द्वारा जारी भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में किसी शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो गौतम अडानी को कुल नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ है। उनकी जो कुल संपत्ति वह $150 बिलियन की है। शीर्ष 4 अन्य व्यक्तियों कुल संपत्ति, तो गौतम अडानी नंबर 1 $150 बिलियन संपत्ति के साथ, $150 बिलियन है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं मुकेश अंबानी, तो ये भी कभी नंबर 1 हुआ करते थे लेकिन अब पीछे हो गए हैं, तो $88 बिलियन है। इनकी 88 आप इनकी देख पा रहे हैं 150। राधा किशन दमानी 27.6 बिलियन के साथ तीसरे नंबर पर, साइरस पूनावाला 21.5 बिलियन के साथ हैं। सूची में सावित्री जिंदल सर्वाधिक धनी महिला, जिनकी ओवरऑल रैंकिंग जो है वो 6ठे स्थान पर है। महिलाओं में नंबर 1 होंगी और ओवरऑल रैंकिंग में गौतम अडानी होंगे नंबर 1, 6ठे नंबर पर सावित्री जिंदल होंगी, जिनकी कुल वेल्थ जो है वो 16.4 बिलियन है और इस सूची में कुल 6 महिलाएं जो है वो शामिल हैं। तो टॉप पर जो है सावित्री जिंदल है 16.4 बिलियन के साथ। अगला प्रश्न है कि 2 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 नामक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में तेलंगाना जो है राज्य ने टॉप किया है। इस रिपोर्ट में 3 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश, जो कि बड़े राज्यों की श्रेणी में तेलंगाना तो होगा ही होगा, जिनकी आबादी 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, तो बड़े राज्यों की श्रेणी में तेलंगाना ने टॉप किया है। दूसरे पर हरियाणा है और तीसरे पर तमिलनाडु है। वहीं पर छोटे एवं केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो 30 लाख से कम जनसंख्या वाली में देखेंगे तो अंडमान ने टॉप किया है, दूसरे पर दादरा एवं नगर हवेली है और तीसरे पर जो है वो सिक्किम है। ये पूछ लिया जाता है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में, ठीक है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में तेलंगाना ने टॉप किया है। हरियाणा जो है दूसरे स्थान पर है, तीसरे पर तमिलनाडु है। वहीं पर सबसे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में टॉप करने वाला राज्य अगर पूछ लिया जाए तो आप सिक्किम लगाओगे, और राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है तो अंडमान निकोबार होगा, दूसरा दादरा नगर हवेली, तीसरे पर सिक्किम जाएगा। अगर राज्य पूछा जाए तो आप सिक्किम लगाएंगे, दोनों पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा। अगला प्रश्न है कि 17 अक्टूबर 2022 को कहां पर पहली सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो 2022 को हरी झंडी दिखाई गई है? यह गांधीनगर गुजरात में। अगला प्रश्न है कि 13 अक्टूबर 2022 को जारी लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स सर्वेक्षण 2022 रिपोर्ट में राज्यों को उनकी जनसांख्यिकी के आधार पर कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत करता है? तो 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2022 सर्वेक्षण रिपोर्ट का चौथा संस्करण लॉन्च किया गया है। यह सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रसद, बुनियादी ढांचे, सेवाओं और मानव संसाधनों का आकलन करने हेतु एक स्वदेशी डाटा संचालित सूचकांक है। इसके अनुसार जो जारी किया गया है तो 13 अक्टूबर 2022 को सूचकांक जारी किया गया है।
सूचकांक इसके द्वारा जारी किया जाता है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के द्वारा जारी किया जाता है। राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तटीय राज्य, भीतरी इलाकों, भूमि से घिरे राज्य हो जाएंगे। तीसरी श्रेणी उत्तर पूर्वी और चौथा है केंद्र शासित प्रदेश। लीड्स के विगत संस्करणों के विपरीत जो सभी राज्यों के रैंकिंग सिस्टम पर आधारित थे, इस वर्ष की रिपोर्ट ने वर्गीकरण आधारित ग्रेडिंग को अपनाया है। यानी 4 राज्यों में जो है वो बांट दिया गया है, 4 श्रेणियों में राज्यों को। तटीय राज्य, भीतरी इलाके, भूमि से घिरे हुए, जिसको आप स्थल अवरुद्ध देश कहोगे, प्रदेश कहोगे। फिर उत्तर पूर्वी है, केंद्र शासित है। 3 प्रदर्शन श्रेणियां। अचीवर्स यानी उपलब्धि हासिल करने वाले, 90% या उससे अधिक प्रतिशत तक लक्ष्य प्राप्त करने वाले जो होंगे वो अचीवर्स की श्रेणी में आएंगे। कुल 15 हैं। तो यहाँ पर अचीवर्स की श्रेणी में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, दूसरा असम है, तीसरा गुजरात, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो इसमें टॉप किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। और यूपी का स्थान याद रखो, यूपी 14वें नंबर पर है। सबसे लास्ट में जो है वो 15 नंबर पर उत्तराखंड का स्थान आता है। तो इसमें बेसिकली जो रैंक दी गई है, इसमें रैंक के हिसाब से आपको नहीं चूज करना है। कुल 15 हैं, तो 15 में यूपी इसमें शामिल है अचीवर्स की श्रेणी में। इतना आप याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट मूवर्स यानी तेजी से आगे बढ़ने वालों में जो है वो 6 जो है वो केंद्र शासित राज्य प्रदेश है। तो केरल है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पुदुचेरी, सिक्किम, आंध्रा है। तो इस तरह जो है आपसे पूछा जाए, तो राज्यों की श्रेणी ही आपसे पूछी जाएगी कि फास्ट मूवर से कितने हैं, 6 है। अचीवर्स में जो है पूछ लेगा कि अचीवर्स में शामिल कौन सा राज्य नहीं होगा, तो एक सरसरी निगाह से ध्यान देना है। और यूपी स्पेशल के लिए यूपी को ध्यान रखना है कि अचीवर्स की श्रेणी में उत्तर प्रदेश शामिल है। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगली जो श्रेणी है वो एस्पायर्स है, जो कि एस्पायर्स में कौन आएंगे? जो 80% से कम स्कोर प्राप्त करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें कुल 15 हैं, ठीक है। तो अचीवर्स में भी 15 रहे हैं, अचीवर्स में भी 15 थे, फास्ट मूविंग वाले में 6 थे, और 15 इसमें जो है आपके एस्पायर्स में भी शामिल हैं। तो 15, 15, 30 और 36। बिहार है, छत्तीसगढ़। तो बिहार जो है एस्पायर में है, तो बिहार स्पेशल जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बिहार अपना ध्यान रखें कि एस्पायर की श्रेणी में शामिल है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो। पहली बार यह रिपोर्ट जो है वर्ष 2018 में जारी की गई थी। बढ़ते हैं आगे। 11 अक्टूबर 2022 को जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो अक्टूबर 2022 में पब्लिश की गई है, इसके अनुसार वर्ष 2022 में भारत की जो वृद्धि दर है वह 6.8% जो है वो अनुमानित है। इस रिपोर्ट के अनुसार वाशिंगटन डीसी स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, तो IMF जो है वो वैश्विक विकास दर क्या अनुमानित किया है? तो वैश्विक विकास दर 2022 में 3.2% है और 2023 में जो है वो 2.7% है। जबकि भारत की जो विकास दर अनुमानित की गई है IMF के अनुसार या 2022 में 6.8% जो आप अब यहाँ पढ़ रहे हो, और 2023 के लिए 6.1% है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2022 में कौन सी कंपनी यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? यह IT कंपनी विप्रो है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में कौन सा शीतल पेय भारत में $1 अरब का ब्रांड बना है? या कोका कोला कंपनी का शीतल पेय स्प्राइट है। स्प्राइट ठंडा मतलब कोका कोला कंपनी। चलिए अगला है आपका, नवंबर 2022 में किसने भारत के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है? तो यह केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है दोस्त कि नवंबर 2022 में कहां पर परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा अपैरल इंडस्ट्री सस्टेनेबिलिटी एक्शन 2022-23 लॉन्च किया गया है? यह गुरुग्राम हरियाणा में। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य
को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह कितना है? तो रबी फसलों के लिए 23-24 के लिए जो एमएसपी निर्धारित किया गया है वो 2125 रुपये प्रति कुंटल है। कितना? 2125 रुपये प्रति कुंटल है 23-24 के लिए रबी फसल किसका? गेहूं का। तो जो कि 2022-23 के लिए 2015 रहा, अब 2125 कर दिया गया है। जौ का 23-24 के लिए 1735 है। चने का देखेंगे तो 5335। मसूर का एमएसपी 6000 है। और सफ़ेद सरसों और सरसों के लिए जो है 5450 रुपये है 23-24 के लिए। वहीं पर कुसुम्भ के लिए जो है 5650 रुपये है। तो आपको ज़्यादातर याद जो रखना है वो गेहूं का याद रखना है, 2125 रुपये है। ठीक है, बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स ने यूरोप में भारतीय पेमेंट्स माध्यमों का विस्तार करने हेतु किस देश की बहुराष्ट्रीय भुगतान सेवा फर्म वर्ल्डलाइन के साथ साझेदारी की है? यह है फ्रांस। अक्टूबर 2022 में निजी क्षेत्र की किस बीमा कंपनी ने अपनी तरह के पहले उपग्रह सूचकांक आधारित कृषि उपज बीमा पॉलिसी की शुरुआत की है? तो यह है HDFC एग्रो। अक्टूबर 2022 में स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी की गई नियोक्ताओं की सूची 2022 में विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? एम्प्लॉयर के मामले में भारत का रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन यहाँ पर जो है यानी जो याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, नियोक्ताओं की सूची में 2022 में सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयर रहा है वह है भारत का रक्षा मंत्रालय। अक्टूबर 2022 में रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला स्टील प्लांट कौन बना है? तो यह टाटा स्टील जमशेदपुर का है। अक्टूबर 2022 में आनुवांशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति ने किस जीएम फसल की खेती के प्रस्ताव को पुनः एक बार मंजूरी प्रदान की है? तो सरसों की खेती। इससे पूर्व आनुवांशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति ने वर्ष 2017 में जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती को मंजूरी प्रदान किया था। तो पुनः एक बार जो है प्रदान किया है मंजूरी। अगला है अक्टूबर 2022 में कौन से देश ने काला सागर अनाज निर्यात पहल से अपने आप को अलग कर लिया है? काला सागर अनाज निर्यात पहल से इम्पॉर्टेंट है तो यह रसिया है। 1 नवंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल मुद्रा रुपया थोक खंड के पहले प्रायोगिक परिचालन का शुभारंभ किया। इस प्रायोगिक परिचालन में भाग लेने हेतु कितने बैंकों की पहचान की गई है? तो 9 बैंकों की पहचान की गई है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में कौन सा लॉजिस्टिक्स एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म नेटवर्क से जुड़ने वाला पहला इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स प्रदाता बन गया है? यह है शिप रॉकेट। अक्टूबर 2022 में फ़ोनपे ने भारत में कहां पर अपने पहले ग्रीन डाटा सेंटर की शुरुआत की है? यह मुंबई महाराष्ट्र में। अक्टूबर 2022 में विश्व बैंक समूह ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को संशोधित कर कितने प्रतिशत आकलित किया है? तो 6.5% आकलित किया है। और इसका जो पूर्व अनुमान रहा पहले का वो 7.5% का था, लेकिन अब जो है 6.5 कर दिया। अक्टूबर 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने किस स्टॉक एक्सचेंज के अलग भाग के रूप में सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और यह बीएससी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए। सितंबर 2022 में हिताची एस्टेमो ने भारत के किस राज्य में अपने पहले सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा की है? तो यह महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि 21 सितंबर 2022 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार खरीफ सीजन में कुल कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है? तो यह 149.92 मिलियन टन
सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने किस खाद्य पदार्थ के निर्यात पर रोक लगाई है? तो टूटे चावल के। सितंबर 2022 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने यानी सेबी ने किसके अगुवाई वाली कंपनी नवी टेक्नोलॉजीज का आईपीओ लाने की मंजूरी दी है? तो यह फ्लिपकार्ट के पूर्व फाउंडर सचिन बंसल की अगुवाई वाली कंपनी नवी टेक्नोलॉजीज का। सितंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक अनुमान के अनुसार यानी आईएमएफ के एक अनुमान के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना? तो यह ब्रिटेन को पीछे छोड़कर। और अब भारत से सिर्फ 4 ही आगे होंगे। अमेरिका आगे है, चाइना बना हुआ है, जापान और जर्मनी। इसके बाद भारत का नंबर आ जाता है, ब्रिटेन चला गया पीछे। सितंबर 2022 में वित्त मंत्रालय की आर्थिक मामलों की विभाग की विदेशी ऋण प्रबंधन इकाई ने भारत के विदेशी ऋण का 28वां संस्करण जारी किया। इसके अनुसार मार्च 2022 के अंत में भारत का विदेशी ऋण कितने बिलियन डॉलर था? तो 620.7 बिलियन डॉलर था विदेशी ऋण। 25 अगस्त 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किस पर निर्यात प्रतिबंध रोक से छूट की नीति में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो गेहूं या मेसिलन आटा। इस मंजूरी से अब गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति मिल जाएगी। 17 अगस्त 2022 को 17 अगस्त 2022 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रमुख फसलों का चौथा अग्रिम अनुमान 21-22 जारी किया गया। इसके अनुसार देश में रिकॉर्ड कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है? तो 315.72 मिलियन टन। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना? 315.72 मिलियन टन का है। इसके अंदर जो खाद्यान्न होंगे जिनमें कि चावल के उत्पादन को देखा गया है तो ये अनुमान 130.29 मिलियन टन है। गेहूं का देखेंगे तो 106.84 मिलियन टन, पौष्टिक मोटे अनाज का 50.90 मिलियन टन, दलहन का 27.69 है, तिलहन का 37.70 है। वहीं पर जो अखाद्यान्न फसलों के उत्पादन जैसे कि गन्ना है तो 431.81 मिलियन टन अनुमान है। कपास का 31.20 है। जूट का देखेंगे तो जूट और मेस्टा 10.32 मिलियन टन। तो इस तरह आप देखेंगे तो कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? 315.72 मिलियन टन है, जिसमें 130 ये होगा, 106 गेहूं का है। इस तरह आप देखेंगे टोटल 315.72। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में किस कंपनी के द्वारा सीमा पार भुगतान समाधान दैट इज ग्लोबल पे लॉन्च किया गया है? तो यह अमेरिकन एक्सप्रेस के द्वारा। अगस्त 2022 में किस भारतीय तेल कंपनी ने वर्ष 2046 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की धनराशि निवेश करने की मंजूरी घोषणा की है? तो यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का टारगेट जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन कब तक है? 2046 तक है और इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए की धनराशि निवेश करने की घोषणा की है। सितंबर 2022 में नए प्रत्यक्ष कर संग्रह प्रणाली टिन 2 पर लाइव होने वाला जो पहली सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना है वह है बैंक ऑफ इंडिया BOI। टिन 2 प्लेटफॉर्म पर बैंक ऑफ इंडिया के इस तकनीकी एकीकरण के साथ करदाताओं के पास अब कर भुगतान और कर रिटर्न की फाइलिंग के लिए एक ही मंच होगा। अगस्त 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने कहां पर भारत के पहले विश्व के सबसे बड़े कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह हजीरा गुजरात में जो है इन्होंने किया है। तो याद रखिएगा रिलायंस इंडस्ट्री है और ये कहाँ पर भारत का पहला विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट होगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का पहला और विश्व का सबसे बड़ा
कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ पर बनाने की घोषणा की गई है? तो यह हजीरा गुजरात में, और बनाएगा कौन? रिलायंस इंडस्ट्री। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में कौन सी कंपनी बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर बना है? इंपॉर्टेंट है, तो यह है मास्टर कार्ड। जुलाई 2022 में किस राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना की गई है? तो राजस्थान। तो याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि किस राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना की गई है? राजस्थान। जुलाई 2022 में यूरो मनी द्वारा कौन से बैंक को सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक नामित किया गया है? तो यह डीबीएस है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। 27 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए कितनी राशि के पैकेज को मंजूरी प्रदान की है? तो 1.64 लाख करोड़ रुपए है। अगस्त 2022 में किसके द्वारा भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड जारी किया गया है? तो नबी म्यूचुअल फंड के द्वारा। जुलाई 2022 में एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के किस राज्य में ग्रामीण पेयजल सुधार और आजीविका परियोजना के लिए 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। जुलाई 2022 में इन्फोसिस द्वारा किस देश की कंपनी बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण किया गया? तो यह डेनमार्क की कंपनी बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण डेनमार्क की। जुलाई 2022 में किसके द्वारा भारत का पहला निफ्टी 50 ETF फंड लॉन्च किया गया? तो यह क्वांटम म्यूचुअल फंड। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर किसकी स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर किसी स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो यह होगा वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो। अगला प्रश्न है कि 5 जुलाई 2022 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब का है? 2013 का। तो इसके लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 जारी किया गया है। इसके पहले संस्करण में सामान्य श्रेणी के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो उड़ीसा राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। तो अति महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न हो जाता है यूपी स्पेशल के लिए भी। उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह दूसरा स्थान है। तो PCS RO ARO उत्तर प्रदेश की तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी में जो रैंक दी गई, उड़ीसा ने टॉप किया है, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर तीसरे पर आ जाता है। तो सामान्य श्रेणी का देखा आपने कौन सा रहा है? तो सामान्य श्रेणी में उड़ीसा ने टॉप किया था, उसके बाद यूपी का नंबर रहा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर रहा है। तो ये रहे हैं सामान्य श्रेणी में। वहीं पर विशेष श्रेणी जो कि पूर्वोत्तर राज्य हिमालयी राज्यों की बात करती है और द्वीप क्षेत्रों की, तो इसमें जो है त्रिपुरा ने टॉप किया है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, फिर सिक्किम का स्थान है। तो यूपी स्पेशल के लिए सामान्य श्रेणी में यूपी ने दूसरे नंबर पर, याद रखना है। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 5 जुलाई 2013 को अधिनियमित किया गया था। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब का है? 2013। 2 जुलाई 2022 को किस मंत्रालय ने प्रशिक्षुओं को सीधे तौर पर आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु DBT योजना की शुरुआत की है? यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि 4 जुलाई 2022 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी कौन सी रैंक राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में श्रेणी A के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में किन राज्यों को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में श्रेणी A में गुजरात और कर्नाटका ने टॉप किया है। 4 जुलाई 2022 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जून 2022 में भारत का व्यापारिक निर्यात 16.8% कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है? तो भारत का जो व्यापारिक निर्यात है 16.8% के साथ 39.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
या जून 2022 में अब तक का सबसे अधिक निर्यात है। जून 2022 में भारत का व्यापारिक आयात 63.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पर 16.8% बढ़ने के साथ जो है कितना हो गया है, तो यह 37.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात, जबकि आयात जो है वो कितना था, तो 63.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। और जून 2022 तक अब तक का सबसे बड़ा जो है वो निर्यात है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने CEO क्लाइमेट एक्शन लीडर्स के गठबंधन की भारतीय शाखा शुरू की है। इसके तहत कब तक भारत को कम कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम CEO क्लाइमेट एक्शन लीडर्स के गठबंधन की भारतीय शाखा की शुरुआत की गई है। तो टारगेट कब तक है? वर्ष 2070 तक भारत को कम कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाना है। अगला प्रश्न है कि 26 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा में प्रस्तुत बजट का जो आकार था वह कितना था? तो उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 का आकार है 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए। और यह उत्तर प्रदेश का बजटीय इतिहास का सबसे बड़ा बजट। तो सिंपल सी बात, हर साल बढ़ता ही रहता है, अपना इतिहास रचता रहता है, सब स्टेट का सभी। मई 2022 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 10 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में 2022 में किस खिलाड़ी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वही है फीफा वर्ल्ड कप, लियोनेल मेसी है। 130 मिलियन डॉलर। इसके बाद यहाँ पर जो आपने देखा था कौशल विकास उद्यमिता में, ये आपका जो वाणिज्य राज्य स्टार्टअप रैंकिंग जो आपने देखा था, तो इसमें जो है श्रेणी ए के तहत देखा था कि गुजरात और कर्नाटक ने टॉप किया था। तो वही यहाँ पर राज्य स्टार्टअप रैंकिंग दी गई है। श्रेणी ए में जो है वो गुजरात कर्नाटका रहा है, और वहीं पर श्रेणी ए के तहत जो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले हैं केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना। लीडर्स में असम, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो यूपी स्पेशल के लिए आप याद रखो, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में जो है वो श्रेणी ए के तहत लीडर्स की श्रेणी में है उत्तर प्रदेश। आकांक्षी लीडर्स में, ठीक है, तो इसी तरह आपसे पूछ लेंगे लीडर्स में है कि आकांक्षी में है, ठीक है, क्योंकि इसी तरह प्रश्न यूपी PCS के द्वारा पूछा जाता है। आकांक्षी में देखेंगे छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। उभरती स्टार्टअप इको प्रणालियाँ में देखें आंध्र प्रदेश, बिहार है। श्रेणी बी की बात की जाए तो श्रेणी बी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो मेघालय है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले, तो शीर्ष में जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान निकोबार। लीडर्स में देखेंगे तो अंडमान निकोबार है। शीर्ष में जो है ये श्रेणी बी में जम्मू कश्मीर। आकांक्षी में देखेंगे चंडीगढ़, दादरा, इस तरह आप देख पा रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि राज्य स्टार्टअप रैंकिंग श्रेणी ए के तहत जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला है वह है गुजरात, कर्नाटका, और उत्तर प्रदेश जो है वो लीडर्स की श्रेणी में है, श्रेणी ए के तहत। ठीक है, इतना याद रखना है। बढ़ते हैं। 19 मई 2022 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया। इसके अनुसार देश में कितने मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है? या 314.51 मिलियन टन। अगला प्रश्न है कि 28 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय स्तर के लॉजिस्टिक्स सेमिनार लॉजिस्म वायु 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। इसका आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया, जिसका मुख्य विषय था ऑर्केस्ट्रेटिंग लॉजिस्टिक्स सपोर्ट फॉर एयर कॉम्बैट ऑपरेशंस। अगला प्रश्न है कि 25 अप्रैल 2022 को टेस्ला स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क ने कितने बिलियन डॉलर में प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने का सौदा किया? तो 44 बिलियन डॉलर। ट्विटर एक प्रमुख अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा है जिसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। तो ट्विटर की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। इसके संस्थापकों में जैक डोर्सी, बिज स्टोन, इवान विलियम्स और नोह ग्लास शामिल हैं।
इसका मुख्यालय ट्विटर का जो मुख्यालय है वह सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में है। और नवंबर 2021 में भारतीय मूल की जो पराग अग्रवाल हुआ करती थी एलन मस्क की खरीदने से पहले, तो पराग अग्रवाल हुआ करती थी, लेकिन अब इसके मुख्य जो सीईओ हैं वो खुद ही अब जो एलन मस्क हो चुके हैं। ठीक है, ये आपकी करोड़ बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया प्रश्न रहा है, लाखों में प्रश्न पूछ लिया गया इसे। चलो आगे। 25 अप्रैल 2022 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 के अनुसार, तो सेप्री की रिपोर्ट अति महत्वपूर्ण रिपोर्ट हो जाती है। विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का जो स्थान है, तो विश्व सैन्य खर्च के मामले में भारत जो है वो कम नहीं है किसी से, तीसरे नंबर पर आता है। समझ रहे हैं, तो अपना प्यारा भारत तीसरे नंबर पर है खर्च करने में। विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां 2021, तो विश्व का जो कुल सैन्य खर्च है वो $2113 बिलियन है, जिसमें विश्व सैन्य खर्च वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2.2% खर्च करता है। यानी जो वैश्विक जो जीडीपी है उसका 2.2% जो है वो सैन्य खर्च जो है आता है पूरे विश्व में। सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले आपको याद रखना है, सबसे खर्चा अधिक जो करता है सैन्य खर्च वह यूएसए है, $801 बिलियन खर्च करता है, जो कि अपने जीडीपी का 3.5%। चाइना जो है $293 बिलियन खर्च करता है अपनी जीडीपी का 1.7%। भारत भी खर्च करता है, तीसरे नंबर पर आता है $76.6 बिलियन, और ये भी अपने जीडीपी का 2.7% खर्च करता है। यूनाइटेड किंगडम है चौथे नंबर पर, रूसिया है 5वें नंबर पर। इस तरह आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है, नंबर 1, 2, 3 रैंकिंग यूएसए नंबर 1 है, चाइना दूसरे पर है, भारत तीसरे पर है, और अपनी जीडीपी का जो है वो 2.7% खर्च करता है, जो कि $76.6 बिलियन बनता है। वर्ष 2021 में विश्व सैन्य खर्च 2020 की तुलना में 0.7% अधिक और वर्ष 2012 की तुलना में 12% अधिक है। क्या विश्व सैन्य खर्च? बढ़ते हैं आगे दोस्त। अगला प्रश्न है, 22 अप्रैल 2022 को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी डाटा के अनुसार विश्व के 10 सबसे बड़े उत्पादक देशों में केवल किस देश ने जनवरी से मार्च 2022 की अवधि में स्टील उत्पादन में वृद्धि दर्ज की है? तो वो अपना प्यारा भारत है। 19 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन अप्रैल 2022 जारी किया, जिसके अनुसार वर्ष 2022 में भारत की जो विकास दर है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान, 8.2% रहने का अनुमान है। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन अप्रैल, तो वैश्विक जो विकास दर है वह 2022 में 22-23 याद रखो 3.6% अनुमानित है। 23 के लिए इन्होंने 3.6% अनुमानित वैश्विक विकास दर की बात की है। वहीं पर भारत की देखोगे तो 22 के लिए 8.2% और 23 के लिए 6.9% जो है अनुमानित किया है। वहीं पर ब्रिक्स की देखोगे तो ब्रिक्स में कौन आता है? ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। तो ब्राज़ील के लिए इन्होंने किया है 1.4% है। ठीक है, तो बेसिकली ब्राज़ील है, रसिया है। तो ब्रिक्स में आपको रसिया के लिए माइनसे में रखा है ना, रूस का, भाई रूस यूक्रेन युद्ध भी रहा है। चाइना के यहाँ पर देखेंगे तो 23 के लिए इन्होंने माइनस में डाल दिया। 22 के लिए वहाँ पर जानते हो कोरोना तेज है, तो यहाँ पर 4.4 22 के लिए किया था। दक्षिण अफ्रीका देखेंगे तो ब्रिक्स कंट्री में क्या है, ब्रिक्स कंट्री में भारत की जो पोजीशन है क्या है ब्रिक्स में, बेहतर ही है, आप देख पा रहे हैं। तो स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए तो बेहतर ही बताइएगा, बाकी आपसे परसेंट इंडिया का ही पूछा जाएगा, अदर कंट्री का नहीं। अप्रैल 2022 में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सहसृजन तथा नवोन्मेषण के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने के लिए एक संयुक्त पहल फिनकुलवेशन लॉन्च किया है? फिनकुलवेशन, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ क्या लॉन्च किया है? संयुक्त पहल है फिनकुलवेशन। वित्तीय समावेशन के लिए लक्षित सार्थक वित्तीय उत्पादों के निर्माण की दिशा में स्टार्टअप समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए एक शक्तिशाली मंच की स्थापना करने की यह उद्योग की प्रथम पहल है।
अगला है कि अप्रैल 2022 में एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है इसने भी अपना अनुमान बताया है। ठीक है, तो कई अनुमान है, IMF का अनुमान हो गया, RBI का हो गया, आपका मॉनेटरी पॉलिसी वाला एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो एक उठा के पूछ लेंगे कि इसके अनुसार जो है वैश्विक वृद्धि दर या भारत की जो वृद्धि दर होगी GDP की कितना अनुमानित है, आपसे पूछा जाएगा। तो एशियन डेवलपमेंट की आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार देखोगे तो 2022 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह कितने प्रतिशत अनुमान लगाया जा रहा है, 7.5% इन्होंने बताया है। अगला आप देखिएगा, अप्रैल 2022 में विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अति गरीबी की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। इसके अनुसार वर्ष 2011 के मुकाबले 2019 में गरीबी कितना % घटी है, तो लगभग 12.5%। तो भारत में अति गरीबी की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। कौन कह रहा है? वर्ल्ड बैंक कह रहा है। लगभग 12.5%, 12.3%। ठीक है। विश्व बैंक के अनुसार 2011 में देश में 22.5% लोग गरीब थे, जो 19 में घटकर 10.2% हो गए हैं। विश्व बैंक के मुताबिक वर्ष 2011 के मुकाबले ग्रामीण गरीबी 26.3% हुआ करती थी, जो घटकर 2019 में 11.6% हो गई है। जबकि शहरी जो गरीबी रही है 2011 में 14.2% रही है, अब घटकर 6.3% रह गई है। अगला प्रश्न है कि 6 अप्रैल 2022 को जारी ग्रोहे हुरुन इंडिया रियल इस्टेट रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो DLF के चेयरमैन राजीव सिंह। 8 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अटल इनोवेशन मिशन को कब तक जारी रखने के लिए मंजूरी दी है? तो मार्च 2023 तक। अटल इनोवेशन मिशन की जो घोषणा की गई थी वर्ष 2015 के बजट भाषण में की गई और इसके अनुरूप नीति आयोग के तहत जो है ये स्थापित है, जिसका उद्देश्य स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थानों, MSME और उद्योगों के स्तरों पर विभिन्न उपायों के माध्यम से देश भर में नवाचार और उद्यमिता का एक इकोसिस्टम बनाना और उसे बढ़ावा देना। तो अटल इनोवेशन इंडेक्स भी आपसे अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, जो कि आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज में देखा होगा। 12 अप्रैल 2022 को महिंद्रा समूह की रियल्टी शाखा महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड ने कहां पर देश की पहली शुद्ध शून्य ऊर्जा आवास परियोजना बनाने की घोषणा की है। किसने? महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड ने। कहां पर? देश की पहली शुद्ध शून्य ऊर्जा आवास परियोजना, या बेंगलुरु कर्नाटका में। 4 अप्रैल 2022 को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को प्राप्त करते हुए अब तक का सबसे अधिक वार्षिक व्यापारिक निर्यात हासिल किया है? तो 417.81 बिलियन डॉलर। 12 अप्रैल 2022 को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कितने वर्षों में पहली बार जनवरी से मार्च 2022 के दौरान घरेलू पेटेंट दायर किए जाने की संख्या भारत में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग की संख्या से अधिक हुई है? तो 11 वर्षों में। 24 मार्च 2022 को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटका में किया है। 24 मार्च 2022 को व्यापार और विकास दर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन दैट इज अंकटाड, तो अंकटाड ने व्यापार एवं विकास रिपोर्ट जारी किया है। इसके अनुसार भारत का जो आर्थिक विकास वर्ष 2022 में है वह कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो भारत का जो आर्थिक विकास है अंकटाड के अनुसार यह 4.6% है 2022 में। जो इसका पूर्व अनुमान जो रहा है वो 6.7 रहा है, तो इससे इन्होंने घटाकर 4.6 कर दिया। और वहीं पर व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक आर्थिक विकास अनुमान 3.6% से घटाकर 2.6 कर दिया, जबकि भारत का 6.7 से 4 थे, जबकि वैश्विक क्या है 3.6 से 2.6। अगला प्रश्न है कि 14 से 18 फरवरी 2022 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 मनाया गया। इस वर्ष सप्ताह की थीम क्या थी? तो थीम थी गो डिजिटल गो सिक्योर। यह सप्ताह वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष
मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस पेमेंट्स बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया गया है? यह एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को। 3 जनवरी 2022 को किस संस्था ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान फ्रेमवर्क जारी किया है? ये भारतीय रिजर्व बैंक ने। ऑफलाइन डिजिटल भुगतान का अर्थ बिना इंटरनेट के भुगतान, जिसका उद्देश्य छोटे मूल्य के भुगतान को सुविधाजनक बनाना। प्रति लेन देन की सीमा 200 रुपये है और समग्र लेन देन की सीमा 2000 रुपये। 24 नवंबर 2021 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मजदूरी दर सूचकांक का आधार वर्ष संशोधित कर दिया गया। और संशोधित करके क्या कर दिया गया? वर्ष 2016 बराबर 100। तो संशोधित वर्ष 2016 कर दिया। आगे देखते हैं आधार वर्ष के अलावा। अब बात आती है केंद्रीय बजट 2022-23 से संबंधित प्रमुख तथ्य। 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट को संसद में पेश किया। इसमें भारत सरकार द्वारा व्यय का जो अनुमान है वह कितना है? तो यह है 39,44,909 करोड़ रुपए है। बजट अनुमान 2022-23 में व्यय की सबसे बड़ी जो मद है वह केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं परियोजनाएं हैं। और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं परियोजनाओं में जो बजट व्यय का जो बजट अनुमान है वह 11,81,085 करोड़ रुपए का है। बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो यह जीडीपी का जो है 6.4% अनुमानित है। राजस्व घाटा जीडीपी का 3.8% है। प्रभावी राजस्व घाटा 2.6% है और प्राथमिक घाटा 2.8% अनुमानित है। तो आपके एग्जाम में ज़्यादातर आपसे राजकोषीय घाटा पूछा जाता है, कभी कभी प्राइमरी डेफिसिट भी पूछ लेते हैं। तो आपको याद रखना है राजकोषीय घाटे को, फिस्कल डेफिसिट को। केंद्रीय बजट 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है? बजट के अकॉर्डिंग 9.2 है 22-23 के लिए। बजट 2022-23 में पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने वाले कितने कारक प्रस्तावित हैं? तो 7 कारक प्रस्तावित हैं पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने वाले। कौन से? सड़क, रेल मार्ग, हवाई अड्डा, विमानपत्तन, मालवाहन परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। तो कभी कभी आपसे पूछ लेगा संख्या 7। बजट 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्कों में वर्ष 2022-23 में कितने किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा? 25,000 किलोमीटर का। बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्ष के दौरान कितने उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा? 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का। बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्ष के दौरान कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? 100 टर्मिनल कार्गो। बजट 2022-23 में इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना के तहत गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कुल कितने लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है? तो 50,000 से सीधे 5 लाख करोड़ रुपए। बजट 2022-23 के अनुसार गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखरेख सेवाओं के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? तो इस कार्यक्रम का नाम है राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसके तहत 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने हेतु कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 22-23 में बजट के अकॉर्डिंग आवंटन जो है 48,000 करोड़ रुपए का है 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए। बजट 2022-23 में हर घर नल से जल योजना के तहत वर्ष 2023-22 में कितने करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 3.8 करोड़ परिवार को। किसके तहत? हर घर नल से जल। इसके लिए बजट में कितना आवंटन है? 60,000 करोड़ रुपए। कितने परिवार के लिए? 3.8 करोड़ परिवार के लिए। बजट 2022-23 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियों में सर्वाधिक हिस्सा किस मद का रहा है? तो उधार और अन्य देयताएं, इसके बाद माल और सेवा कर है तथा निगम कर एवं आयकर रहे हैं। तो राजस्व प्राप्तियों में यानी सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आने वाला है बजट 2022-23 में? तो उधार और अन्य देयताओं से इन्हें पैसा लेंगे।
दूसरे नंबर पर जीएसटी से वसूलेंगे और तीसरा जो होगा वह निगम कर और आयकर रहे हैं। बजट 2022-23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम है। अति महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो ये मनरेगा के तहत जो आवंटित राशि वो कितना अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह बजट 2022-23 में 73,000 करोड़ रुपए का आवंटन है मनरेगा के तहत। इसके अलावा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित है। तो बजट में 9,652 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। वहीं पर जल जीवन मिशन अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए आवंटित राशि 60,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 7,857 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, तो इम्पॉर्टेंट तथ्य है ये, और इसके लिए जो है 4,177 करोड़ रुपए का आवंटन है बजट में। वहीं पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए यानी पीएम किसान निधि योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। मनरेगा में कितना रहा, 73,000 करोड़ रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए आवंटन कितना है, तो 68,000 करोड़ रुपए का है। बजट 2022-23 में फसल बीमा योजना के लिए आवंटित राशि 15,500 करोड़ रुपए है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए आवंटित राशि 550 करोड़ रुपए है। बजट 2022-23 में खेलो इंडिया के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। खेलो इंडिया तो 974 करोड़ रुपए। इसके अलावा बजट 2022-23 में गैर मिश्रित यानी कब से गैर मिश्रित ईंधन पर प्रति लीटर 2 रुपये का अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की गई है 1 अक्टूबर 2022 से। बजट 2022-23 में पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवेज विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी कितने रोपवे परियोजनाओं के लिए अनुबंध किए गए। तो ये 8 के लिए जो है अनुबंध किए जाएंगे। तो एग्जाम में याद रखना, पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवेज विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022-23 में कितने किलोमीटर लंबी रोपवे, 60 किलोमीटर। इसके लिए कितने अनुबंध किए जाएंगे, 8 रोपवे के लिए। अब बजट के बाद अब देखते हैं आर्थिक समीक्षा से संबंधित प्रमुख तथ्यों को। 31 जनवरी 2022 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2021-22 पेश किया है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 की मूल विषय क्या रहा है। तो इसका जो मूल विषय था 21-22 आर्थिक समीक्षा का, यह त्वरित दृष्टिकोण रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विषय पूछ लेता है, त्वरित दृष्टिकोण। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 की प्रथम की जो प्रारंभिक अग्रिम अनुमान है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में अनुमानतः कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में प्रथम अग्रिम अनुमान में भारत की जो वृद्धि दर होगी वह 9.2%। वहीं पर आर्थिक समीक्षा के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में यानी जीडीपी में जो वृद्धि दर है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 8 से 8.5%। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई थी, 7.3% की। इसके अलावा वर्ष 2020-21 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था। तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, इसके अनुसार सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य रहा वह उत्तर प्रदेश रहा गेहूं उत्पादन का। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो है उत्पादक जो राज्य अग्रणी है ना, महत्वपूर्ण फसलों के 3 बड़े उत्पादक राज्य। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चावल के लिए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब है तीसरा, उत्तर प्रदेश दूसरा हो जाता है चावल में, पहला जो है ये पश्चिम बंगाल। गेहूं में यूपी नंबर 1 है, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब है। मक्का में कर्नाटका है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मोटे अनाज में राजस्थान नंबर 1 है, कर्नाटका, महाराष्ट्र है। तूर में देखोगे आप, अरहर में तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना। चना के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, महाराष्ट्र, फिर राजस्थान है। कुल दालों के मामले में कुल दाल एक अरहर की है, तो अरहर में क्या है, तूर अरहर वाले में महाराष्ट्र नंबर 1 है। कुल दालों में जो है मध्य प्रदेश नंबर 1 है, फिर राजस्थान, महाराष्ट्र आता है। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब है। तो इस तरह आपने देख लिया। बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यह राजस्थान नंबर 1 है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। अन्य प्रमुख फसलों के 3 बड़े उत्पादक राज्य, तो मूंगफली में नंबर 1 गुजरात, फिर राजस्थान, तमिलनाडु है। रेपसीड और सरसों के मामले में राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, हरियाणा है। सोयाबीन के मामले में महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। तो नंबर 1 याद रखो, कुछ नहीं याद कर पा रहे हो तो सूरजमुखी कर्नाटका है नंबर 1, फिर हरियाणा, उड़ीसा है। गन्ना उत्पादन में देखोगे तो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, महाराष्ट्र दूसरा, कर्नाटक तीसरा है। कपास में आप देख रहे हो गुजरात नहीं है, गुजरात दूसरे पर है, पहले पर महाराष्ट्र है, फिर तेलंगाना है। जूट एवं मेस्ता, तो जूट एवं मेस्ता में जो है पश्चिम बंगाल नंबर 1, बिहार दूसरा है, असम जो है तीसरे नंबर पर है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान? 3.9%, उद्योग के लिए 11.8%, सेवा क्षेत्र में 8.2%। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष निर्यात गंतव्य देश रहा है? तो यह यूएसए है। निर्यात तो सबसे ज़्यादा मंगाया कहाँ से गया? यूएसए। संयुक्त अरब अमीरात दूसरे नंबर पर रहा, तीसरे पर चाइना रहा है। शीर्ष आयातक, ठीक है। अच्छा, निर्यात में जो है क्या है, आपने भेजा है यूएसए सबसे ज़्यादा, ठीक है। दूसरे में जो निर्यात में जो है देखा, यूएसए हो गया नंबर 1, दूसरा जो है अमीरात रहा है, तीसरा चाइना का रहा है। और मंगाया सबसे ज़्यादा गया जो चाइना से, दूसरा यूनाइटेड अरब अमीरात है और तीसरा जो है यूएसए है। तो इसी में घूम रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, सबसे ज़्यादा आपने मंगाया यूएसए से निर्यात में, फिर दूसरा जो है ये रहा है, और चाइना जो है तीसरे पर रहा है आयात, यहाँ पर निर्यात में। और इसी को उल्टा कर दोगे तो आ जाएगा आयात का। आयात में नंबर 1 चाइना और दूसरा जो है यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूएसए जो है तीसरा है, किसमें? आयात में। निर्यात में क्या है, उल्टा हो जाएगा, यूएसए नंबर 1 हो जाएगा, दूसरा यूएई हो जाएगा, तीसरा चाइना। देख रहे हैं आप, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 21 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन डॉलर के स्तर पर रहा है? तो 633.6 बिलियन डॉलर, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया? 31 दिसंबर 2021 तक रहा, तो ये 633.6 बिलियन डॉलर। इसके बाद नवंबर 2021 के अंत तक चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत जो है चौथा सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश था नवंबर 2021 तक। भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश 10वां। वर्ष 2010 से 21 के दौरान वन क्षेत्र की वृद्धि के मामले में वर्ष 2020 में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। तो वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में वृद्धि में तीसरा है, वन क्षेत्र के मामले में 10वां स्थान है। भारत, अमेरिका और चाइना के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो कौन सा? भारत। तो नंबर 1 जो स्टार्टअप, सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम अमेरिका, फिर उसके बाद चाइना है और तीसरे पर भारत है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2020-21 में शीर्ष निर्यात मद क्या रहा है? तो पेट्रोलियम उत्पाद रहा है निर्यात मद, पेट्रोलियम उत्पाद। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार आयात मद, तो निर्यात मद पेट्रोलियम हो दिया, आयात में आप देखेंगे तो पेट्रोलियम क्रूड रहा है। 18 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने किस देश को 500 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करने की घोषणा की? तो श्रीलंका को। कितना? 500 मिलियन डॉलर। और इसी 58 पेज के साथ पूरा का पूरा आपका आर्थिक परिदृश्य कंप्लीट हो जाता है।